हेलो डियर स्टूडेंट्स और बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, ठीक बेटा। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के नए टॉपिक की, जिसका नाम क्या होगा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मींस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के हम 4 वीडियो में ख़त्म कर चुके विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स, डायग्राम एंड विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड टू बोर्ड। ठीक है, अब हम कहाँ शिफ्ट हो गए? आज हम शिफ्ट हो गए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर। ठीक है, तो जैसे रिफ्लेक्शन पढ़ा था, रिफ्लेक्शन फिनोमेना क्या होता था? कोई भी लाइट रे आती थी, ऑब्लिकली किसी एक स्मूथ सरफेस से स्ट्राइक करती थी और उतना ही एंगल बना के क्या हो जाती थी? उसी मीडियम में वापस। बट यहाँ पर थोड़ा सा मीन चेंज है। यहाँ क्या है बेटा? यहाँ लाइट का मीडियम चेंज होगा, यानी कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। जैसे हमने ये बता दिया आपको, एक मीडियम है कोई, ठीक है। चलिए इसको हम हटा दे रहे हैं, ऑब्लिक लाइंस को, कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। ये हमने बोल दिया इंटरफेस ऑफ मीडिया। क्या बोल दिया बेटा? इंटरफेस ऑफ मीडिया, या मीडियम बोल दीजिए, दो ही हैं। इंटरफेस ऑफ मीडियम बोल दिया। अब समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कोई लाइट ये आई इंसिडेंट होती हुई, ठीक है। ये लाइट इंसिडेंट हुई तो इसको हमने नाम दे दिया बेटा इंसिडेंट रे। आप सभी को पता है एक क्या होता था? नॉर्मल। ये क्या कहलाएगा आपका? नॉर्मल। ठीक है, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके? उस सरफेस के। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया आपका, ऐसा कुछ नॉर्मल हो गया बेटा। ठीक है, दूसरे मीडियम में भी हमने दिखा दिया। हमने बोल दिया ये है आपका रेयरर मीडियम, और नीचे वाला मीडियम आपका कैसा है? डेंसर। कैसा है बेटा? डेंसर। और ये आपका रेयरर मीडियम। ठीक है, और नीचे वाला आपका डेंसर। रेयरर क्या होता है? जहाँ पर पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। ठीक है, यानी ऐसा मीडियम जिसमें अब पार्टिकल दूर दूर होंगे। ठीक है। डेंसर क्या होगा? जहाँ पर पार्टिकल पास पास होंगे। पार्टिकल पास पास दूर दूर से क्या मतलब है? मीन्स अगर हम आपको इसमें चलाएं रेयर मीडियम में, तो आप आसानी से चल सकते हैं, आसानी से दौड़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बेटा डेंसर मीडियम में चलाऊं तो आप आसानी से नहीं चल पाएंगे, आपको चलने में रुकावटें होंगी। तो उसे हमने क्या नाम दे दिया? डेंसर मीडियम। और जिसमें आप आसानी से दौड़ सकते हो उसे हमने क्या बोल दिया? रेयर मीडियम। डेफिनेशन मीन्स जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, मीन्स पार्टिकल की डेंसिटी कम होगी, वो रेयर मीडियम होगा। डेंसर मीन्स यहाँ पर पार्टिकल पास पास होंगे, डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो वो डेंसर मीडियम हो गया। ठीक है, दो कंडीशंस हैं। पहले डायग्राम को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इफ लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू denser medium, then it bends towards the normal। ठीक है बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं? लाइट रे को रेयर से लेके आ रहे हैं, किसमें? डेंसर में। तो क्या होगा? वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। मीन्स ये आई, तो अगर मैं इसका एक्चुअल पाथ दिखाऊं तो वो पाथ ऐसा ही कुछ रहा होगा आपका, लेकिन ये अपने एक्चुअल पाथ बना के किस पर चली जाएगी? ऐसे, यानी नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। इसका एग्जांपल सबसे अच्छा क्या है, समझने की कोशिश कीजिए। जब आप दौड़ते हुए जाते होंगे, छोटे होंगे, अभी तो आप काफ़ी बड़े हो गए, 10th क्लास में आ गए, अब तो ये बदतमीजी नहीं करना आप। तो जब आप छोटे थे बेटा, तो आप भागते हुए जाते थे और कोई आगे पैर लगा देता था तो आप तुरंत ही गिर जाते थे। मीन्स आप एयर में मूव कर रहे थे, आसानी से दौड़ रहे थे, आपके फ्रेंड ने क्या किया? पैर लगा दिया, आपकी स्पीड कम हो गई, और आपकी स्पीड कम हो गई सडनली, तो आप गिर गए। वही कंडीशन कहाँ है? कहाँ पर है? यहाँ पर है। मीन्स जब लाइट रेयर मीडियम में चल रही थी उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, डेंसर में आई, स्पीड अचानक से कम हो गई, और स्पीड अचानक से कम हो गई मीन्स वो टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंट हो गई। आई एंगल जो है वो नॉर्मल के साथ है, किसका? इंसिडेंट रे का। और आर एंगल जो है वो किसके साथ है? नॉर्मल के साथ, किसका? रिफ्रैक्टेड रे का। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो अगर आप डेफिनेशन की बात कर लें, ये सेकंड पॉइंट बाद में बताएंगे, अब डेफिनेशन पे आ जाएगी, तो हम बोल सकते हैं व्हेन द रे ऑफ लाइट enters from one medium to another medium
ऑब्लिकली, इसकी स्पेलिंग आप लोग देख लेना, ऑब्लिकली, ठीक है। स्पेलिंग चलिए मैं ही देखता हूँ, ऑब्लिकली, ठीक है, ऑब्लिकली शायद यही होगी, देख लेना है। ऑब्लिकली कॉमा दी पाथ ऑफ प्रोपेगेशन मीन्स जिसमें लाइट मूव कर रही है, प्रोपेगेशन मीन्स होता है संचरण करना। दी पाथ ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, दी पाथ ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट बिकम्स चेंज दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेशन की अब हिंदी समझ लीजिएगा। मीन्स जब भी कोई लाइट रे ऑब्लिकली एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो उसका पाथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। रेयर से डेंसर में जाती है तो लाइट रे का पाथ कैसे चेंज होता है, तो वार्ड्स द नॉर्मल जाती है। सेकेंड पॉइंट आप समझ लीजिए बेटा, इफ लाइट एंटर्स फ्रॉम denser to rarer medium then it bends away from the normal। मीन्स अगर हम इसके डायग्राम की बात करें बेटा तो इसका डायग्राम समझिएगा, सेकंड पॉइंट का यहां पर आ जाइए। ये वही कंडीशन, इंटरफेस ऑफ मीडिया। अब ऊपर अपन लोग कैसा ले रहे हैं, डेंसर मीडियम, और नीचे ले रहे हैं अपन लोग रेयरर मीडियम, ठीक है बेटा। अब लाइट रे को हमने ऑब्लिकली इंसिडेंट कराया, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो जो कंडीशन वहां थी वही कंडीशन यहाँ पर, बस यहाँ पर क्या है आपका जो होगा इंटरफेस ऑफ मीडिया बोल दिया इसको। तो यहाँ पर बस क्या चेंज है, यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम, वहाँ पर मीडियम ट्रांसपेरेंट नहीं होता था, वहाँ पर पॉलिश सरफेस होती थी, इससे लाइट टकराती थी और आपकी वापस उसी मीडियम में हो जाती थी। यहाँ पर मीडियम आपका चेंज होएगा, ठीक है। इंसिडेंट हो गई, हमने बोल दिया इसका नॉर्मल, डॉट 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 से रिप्रेजेंट कर दिया बेटा। अब क्या होगा, अब लाइट रे दूर की ओर चली जाएगी। अगर इसका एक्चुअल पाथ देखें तो ये था, दूर चली गई, मीन्स एंगल आर एंगल आई, ठीक है। अब दूर पास का खेल समझिए, यहां टुवार्ड्स द नॉर्मल थी तो हम बोल सकते हैं एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर। तो इस कंडीशन में बच्चा क्या होगा, ये है इंसिडेंट रे, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे। अब क्या होगा बेटा, अब इस कंडीशन में एंगल आई लेस देन एंगल आर होगा। बात क्लियर हो गई होगी। इसमें एंगल आई छोटा होगा जब डेंसर से रेयरर में आएगी, और जब रेयरर से डेंसर में आएगी तो एंगल आई आपका बड़ा होगा। आपको क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट बात समझिए, यहां पर भी वही कुछ छोटी छोटी बातें लेके चलते हैं। चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद एक स्पेशल केस होगा जो आपको आगे चल के हम फिर से बताएंगे। यानी कि अब छोटी सी बात है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपको कोई भी चीज़ बाउंस नहीं करनी, ठीक है बच्चा, आपको कोई भी चीज़ बाउंस नहीं करनी, बिकॉज पेपर के लिहाज से तो मैं इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ, 100% फंसता भी है आपका, लेकिन नॉलेज के लिए आपको सब कुछ जानना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अपन लोग एक फिर से डायग्राम बना ले रहे हैं लोकल। ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका नॉर्मल, ये हो गया आपकी रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गया आपका इंटरफेस, ठीक है ना। इसको मैंने नाम दे दिया रेयरर और इसको नाम दे दिया डेंसर मीडियम, ठीक है। ये एंगल आई है, एंगल आर है, रिमेंबर करिए यहाँ पर एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका नॉर्मल है, तो बेटा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस
जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, मींस द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने ये बात आपका, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। बताइए नोट्स बनने नहीं बनने, प्रॉपर नोट्स बनने होंगे आपके। रिप्रेजेंटेड बाय एंगल आई, ठीक है, क्लियर हो गया। राइटिंग भी बड़ा लिखते हैं अब तो आजकल है, बच्चों की शिकायत थी कि सर फोकस बन जाता है, राइटिंग क्लियर नहीं नज़र आता है, तो अब नज़र आने लगा होगा क्लियर। ओके चलिए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस समझ में आ गया। एक और एंगल है बेटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको भी समझ लिए, छोटी सी बात है। अब वही कंडीशन, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे बच्चा, उसे हम बोलेंगे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये है आपका ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, जिस पर इंसिडेंट रे आपकी आगे गिरती है जिस पॉइंट पर, तो हम बोल सकते हैं द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, बात क्लियर हो गई। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, नॉर्मल के साथ जो बनता है आपका, ठीक है, ये बात यहाँ तक हमारी समझ में आ गई कि एंगल क्या होता है, इंसिडेंस वाला और रिफ्रैक्शन वाला। नॉर्मल क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होता है। यहाँ तक पहुँच गए। अब एक नोट डाल लीजिए आप लोग, ठीक है, एक नोट डाल लीजिए, और वो नोट इम्पोर्टेंट है, कोई पूछता है ऐसा क्यों होता है, इसलिए। ओके, रिफ्रैक्शन होता है तो क्यों होता है, इसलिए। नोट में समझिएगा। देखिए, जब भी कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो आपको सबको पता है, सब जानते हो, टुवार्ड्स द नॉर्मल गिरती है। गिरती है नहीं गिरती है, ठीक, क्यों गिरती है, बिकॉज लाइट की स्पीड कम हो जाती है। तो वही बात बता रहे हैं हम, व्हेन लाइट रे moves from rarer medium to denser, then it bends towards the normal because the speed of light ray decreases and vice versa। अब वर्षा किसी का नाम नहीं है, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा, मीन्स व्हेन लाइट रे मूव्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट रे इंक्रीजेस। ये हो जाएगा आपका, नजर आ रहा है आपको। चलिए, अच्छी बात है। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब अपन लोग एक और बात करते हैं, उसके बाद चलेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे, ठीक है। एक और छोटी सी बात है, उसको भी समझ लीजिए। अब क्या हमने दिया, एक हमें इंटरफेस दे दिया, उसने बोल दिया कि दोनों मीडियम 1 और मीडियम 2, ठीक है, दोनों सेम है, यानी दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसी है, सेम है, मीन्स refractive index of first
इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बस इसके जस्ट बाद आने वाला है, इसलिए मैंने उस टर्म को पहले इंट्रोड्यूस कर दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या मीन्स, अब क्या होगा, अब मान लीजिए कोई भी लाइट रे नॉर्मल गिरेगी या ऑब्लिकली गिरेगी। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होने का मतलब क्या है कि मीडियम 1 जो है वही क्या है, वही मीडियम 2 है। ठीक है, दोनों मीडियम सेम है। कोई भी लाइट रे नॉर्मल आएगी तो विदाउट एनी डेविएशन सीधी चली जाएगी, बिकॉज एंगल आई कस टू कितना होगा आपका 0। बात क्लियर हो गई। तो एंगल आर भी कितना होगा आपका 0। इसको भी अपन लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये बात रिमेंबर रखना यहाँ पर ही। ठीक है, तो इस सब को प्रूफ करने के लिए अपन लोग चलते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पर। यहाँ पर भी 2 लॉ पढ़ने हैं हमें क्लास 10th में, बढ़िया लॉज हैं, लर्न कर लेना। लॉ सेकंड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ठीक है, फर्स्ट लॉ कहता है आपका द इंसिडेंट रे, ठीक है, कॉमा नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे all lie and refracted ray all lie in the same plane at the point of incidence। ठीक है, यानी रिफ्रैक्टिव रे, नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट सभी क्या करेंगी, लाई करेंगी किसमें, एक ही प्लेन में। ठीक, बात क्लियर हो गई होगी। डायग्राम अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो समझिए जरा। अब ये कोई एक प्लेन है, आपको नजर आ रहा है, ये क्या है आपका, एक प्लेन है, बोर्ड एक प्लेन है आपका, इंटरफेस हो गया। ये कोई लाइट रे ऐसे गिरी होगी, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, सभी इस प्लेन में ही तो लाई कर रही हैं। ये हो गया आपकी रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गया आपकी इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका नॉर्मल, और ये क्या हो गया बच्चा, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बात क्लियर हो गई होगी आप सभी की। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, दिस इज इंटरफेस बिटवीन 2 मीडिया। ओके, सेकेंड लॉ समझिए, और ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लॉ या ऐसी को हम बोल देते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसका स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है, और इससे एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कभी कभी वो भी पूछ लिया जाता है। तो समझिएगा स्नेल्स लॉ क्या कहता है आपका। दिस लॉ स्टेट्स दैट अंधेरा है क्या, लाइए लाइट जला देते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट the sine of angle of incidence means I to the sine of angle of refraction दी साइन ऑफ दी रेशियो ऑफ, यहां पे सेट कर लीजिएगा थोड़ा, दी रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट मींस साइन आई, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। और बच्चा इसी कांस्टेंट को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गई जनरल बात। अब अपन लोग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे वो बात करेंगे अपन लोग कौन सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी आपके यहाँ तक कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है आपके। ओके, चलिए
अब बात करते हैं अपन लोग नेक्स्ट जो है उसकी, कि कभी कभी पूछ लेता है वो कि रिलेशन प्रूफ कीजिएगा आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में या लाइट में क्या होता है, या न्यूमेरिकल मोस्टली यहाँ से बनता है आपका, क्या बनता है मोस्टली न्यूमेरिकल बनता है। तो जरा समझिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन की बात करें तो दो रहने वाली हैं आपकी, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक आपकी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही पहले क्लियर कर देते हैं क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बेटा इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्लास 10th में आप लोग एन से, वैसे अगर मैं बताऊं तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। क्या ये नजर आ रहा है ऊपर? ठीक, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास 10th में किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? एन से। ठीक है, तो ये क्या है? द रेशियो ऑफ, या बोलिए द कांस्टेंट ऑफ रेशियो साइन आई टू साइन आर इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, मीन्स एन इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, क्लियर हो गया आपके। एक और यहाँ से बात करते हैं, नया फॉर्मूला यहाँ से इंट्रोड्यूस कर देते हैं। मीन्स अगर हम इसको मीडियम 1 मान लें, इसको मीडियम 2 मान लें, तो हम क्या बोलेंगे? n/1 इक्वल्स टू साइन आई ओवर साइन आर, वेयर n/1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। मीन्स n2 ओवर n1 इक्वल्स टू। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी आपके सभी के, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से समझ में क्या आता है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास दो मीडियम, कितना मीडियम है? 2। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने ए, इसको नाम दे दिया हमने बी, इसको नाम दे दिया ए और उस वाले को नाम दे दिया बी। ठीक है, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्रेटर देन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी। अब इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है बताइए? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है बेटा कि जो लाइट रे होगी वो किसी भी मीडियम से जब ए मीडियम में एंटर करेगी, समझने की कोशिश कीजिएगा। तीसरा मीडियम क्या है? कांस्टेंट है आपका, वहीं से लाइट इसमें जाएगी और वहीं से लाइट इसमें जाएगी। ठीक है, तीसरा मीडियम क्या है आपका? कांस्टेंट, यानी कि उसको कोई नाम दे दिया हमने, सी नाम दे दिया। तो मान लीजिए सी मीडियम एक कांस्टेंट मीडियम है, सी से लाइट किस में आई आपकी? ए में आई। ए की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसी है? ज़्यादा, तो यहाँ पर लाइट रे ज़्यादा बेंड होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द बेंडिंग एबिलिटी ऑफ द मीडियम। और करके लिख लीजिए छोटी सी बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द बेंडिंग एबिलिटी ऑफ द मीडियम। मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द बेंडिंग एबिलिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द बेंडिंग एबिलिटी ऑफ लाइट रे। लाइट रे ये सही रहेगा, इन द मीडियम। ठीक है, यानी इसको समझ लीजिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है आपका? किसी भी लाइट रे को किसी भी मीडियम के द्वारा कितना बेंड कर दिया जाता है, कितना बेंड यानी झुका दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, उसको करने की कोशिश करते हैं, फिर अपन लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। ठीक है, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास द एंगल ऑफ इंसिडेंस and refraction are 45 degree and
30 डिग्री, इतना ही है क्या? हाँ, रेस्पेक्टिवली देन कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। पेपर में आपको एंगल की वैल्यू गिवन होगी, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें एंगल की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं। अब चूंकि आप क्लास 10th में आ गए तो तरह तरह की बातें होंगी, तो मैं आपको केवल साइन की बता रहा हूँ, बाकी आप मैथमेटिक्स वाले सर से पूछ सकते हैं, या किसी दिन टाइम होगा तो अपन लोग बात कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं दे दूंगा आपको, ट्रिक दे दूंगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर भी साइन की बात करते हैं। तो साइन में 0 डिग्री हो गया आपका, 30 डिग्री हो गया, 45, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इतनी समझ लीजिए पर्याप्त है आपके लिए। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 45 की होती है 1/√2, और ये होती है √3/2, और ये होती है आपकी 1। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। आप कैसे करेंगे? तो सीधी सी बात है, पूछी गई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो हम बोलेंगे NGA मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। N21 को आप लोगों ने क्या पढ़ा था? ये चीज़ रिप्रेजेंट करना सीख लीजिए। अगर ये चीज़ रिप्रेजेंट करना सीख गए तो आप सब कुछ सीख गए। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो इसको अगर और लिखना चाहूँ आसानी तो NG/NA। ठीक है, इक्वल्स टू साइन I अपॉन साइन R। ठीक है बेटा, साइन I की वैल्यू कितनी है आपकी? 45 मीन्स साइन 45 डिवाइडेड बाई आपका साइन 30। ठीक है, इक्वल्स टू 45 की वैल्यू कितनी है? 1/√2। ठीक है, और साइन 30 की वैल्यू कितनी है आपकी? 1/2। ठीक है, 2 को ऊपर ले जाइए, √2 नीचे आ जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, ये क्या होगी आपकी? NGA। इससे ये काट दीजिएगा, क्या बचेगा? √2 मीन्स 1.414। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी आई? 1.414। इस कहानी से एक शिक्षा और मिलती है, इट इज द रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटी, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द यूनिटलेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है आपका? यूनिटलेस है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका यूनिटलेस है। ओके, अब बेटा बात कर लो, नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या होता है समझिए, आसान से टॉपिक हैं, चैप्टर बहुत आसान है, लाइट। और यहाँ से मैं आपको फिर बता दूँ, न्यूमेरिकल अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए मीन्स आपके नंबर्स नहीं घटेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। नाम से ही क्लियर हो रहा है, मीन्स अगर कोई भी लाइट रे मीडियम नॉर्मल को डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, मीडियम 1 से किस में आ रही है? मीडियम 2 में। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, बाकी नॉर्मल और इंटरफेस आप जानते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तब उसके लिए जो एक्सप्रेशन मैंने आपको दिया था, अगर मैं इसको एंगल I बोल दूं और इसको एंगल R बोल दूं, चूँकि जैसा आप जानते हैं दिस इज एंगल R, दिस इज एंगल I, अगर मैं इसके लिए एक्सप्रेशन लिखूँ तो मैं लिखूँगा N21 इक्वल्स टू साइन I डिवाइडेड बाई साइन R। बताइए बात यहाँ तक क्लियर होती है आपके या नहीं? ठीक, क्लियर हो गई होगी आपके। अब बेटा प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी का मीन्स क्या है? लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में आई, अब क्या करना है? रिवर्स कर दो लाइट के पाथ को। जैसे अब तक 1 से सेकंड में आ रही थी, अब सेकंड से उसको फर्स्ट में एंट्री करवा दो, करवा दीजिए साहब। तो हमने बोल दिया
N12, ठीक है। यानी N21 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू 1। N12 कितना हो जाएगा आपका, साइन R ओवर साइन I। ये चीज समझ में नहीं आई कि ये साइन R ओवर साइन I क्यों होगा बेटा। अब लाइट रे आपकी यहाँ से एंटर करेगी वापस, तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल हो जाएगा, R के इक्वल हो जाएगा ना, फॉर द सेम मीडियम। यानी एक ही मीडियम की बात हो रही है, जो इंटरफेस है वो सेम रहना चाहिए, ठीक है। एक पेयर ऑफ मीडिया होना चाहिए और पर्टिकुलर लाइट रे होना चाहिए, तभी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आपका एप्लीकेबल होता है। कब एप्लीकेबल होता है, लाइट कांस्टेंट रखनी है आपको और आपका मीडिया भी आपको कैसे रखना है, कांस्टेंट, मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए। अब लाइट रे आपकी जब सेकंड से फर्स्ट में जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, R, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, I के। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखिए ये इसकी जस्ट उल्टा है, तो मैं कैसे लिखूंगा, N21 इक्वल्स टू, ठीक है, 1/N12। बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ लीजिए मैथ से। अगर हम इसको लिखें फ्रॉम सेकंड, तो सेकंड को कैसे कर सकते हैं हम, साइन I अपॉन साइन R। अब हमने इसको उल्टा कर दिया तो ये भी तो उल्टा हो, तो कितना आएगा, 1/N12। और बेटा ये किसके इक्वल है आपका, N21, तो किसके इक्वल हो गया, N21 इक्वल्स टू N12। है ना आसान, सब कुछ सिंपल सा। तो ये क्या कहलाता है आपका प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यानी द पाथ ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन रिट्रेस होता है, तब ये रिलेशन आपका रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। सिंपल सा रिलेशन है, लेकिन इस रिलेशन से क्वेश्चन इस बार आने के चांसेस 100% है। मैंने कह दिया ना 100% है, मीन्स 100% हैं, क्योंकि बेटा इस साल नहीं पूछा गया। ओके चलिए समझिएगा, रिलेशन बिटवीन, इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। तो समझने की कोशिश कीजिए बेटा। मीडियम 1, मीडियम सेकंड, ओके, दिस इज एंगल I, दिस इज एंगल R। अब हमें किस में बात करनी है, स्पीड ऑफ लाइट में। तो हमने मान लिया यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, v1, और यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट कितनी है आपकी, v2, ठीक है। तब क्या होगा बेटा, तो हम बोल देंगे N21, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करना, तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। मैं यहाँ पर चूंकि दोनों रिलेशन प्रूफ करने वाला हूँ, मतलब रिलेशन में एक दूसरे से इंटरलेट करूंगा मैं, जिससे आपको न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी, ठीक है। फिर मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा, तब आप लोग कोशिश करिएगा समझने की। N21 मीन्स B1 ओवर B2। ये तो रिलेशन हो गया आपका किसका, वेलोसिटी यानी स्पीड्स का, ठीक है। मीन्स क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है, टू विद रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। अब जरा समझिएगा, यहां पर मैंने क्या किया, 1 बाद में था तो उसमें स्पीड को ऊपर रखा, उसका समझने की कोशिश कीजिए। v1 को मैंने ऊपर रखा क्योंकि यहां पर फर्स्ट लास्ट में, यानी इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब यहां पर फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी कहां रहेगी, ऊपर, और सेकंड मीडियम की वेलोसिटी कहां रहेगी, नीचे। लेकिन अपन लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या करते थे, N21 इक्वल्स टू N2 ओवर N1, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम ऊपर रखते थे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम नीचे रखते थे। अगर हम इसी फॉर्मूले को और मॉडिफाई करना तो हम बोल सकते हैं N2 ओवर N1 इक्वल्स टू V1 ओवर V2,
इक्वल्स टू n21 मीन्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। लिख दीजिएगा इसको नोट में, क्योंकि अभी मैं एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं इसी से, तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। ये आपके सामने कुछ फॉर्मूला होगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, इससे ढेर सारे न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं आपको, और उनमें से कोई सा एक न्यूमेरिकल 110% आपके एग्जाम में आएगा, उसके अलावा न्यूमेरिकल बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिएगा नोट एक समझने की कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी। नोट में क्या है, दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। क्लियर हो गया होगा, उसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट के रेसिप्रोकल। जैसे अगर मैं बोल दूं आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो मैं क्या बोलूंगा, 1 अपॉन स्पीड ऑफ ग्लास। ठीक है, यही तो बोल दूंगा मैं आपसे, 1 अपॉन स्पीड ऑफ ग्लास, या ऐसे कर दीजिएगा। अब हटा दीजिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाइएगा तो मैं बोल सकता हूं इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास करिएगा यहां पर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मीन्स एक नई बात निकल के आ गई, एक नई बात निकल के आ गई यहां से। कांस्टेंट जो था प्रोपोर्शनलिटी, उसे हमने क्या नाम दे दिया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। जैसे अब अगर यहीं से हम कैलकुलेट करना चाहें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो हम आपको बता दे रहे हैं कैसे करेंगे अपन लोग। हम बोलेंगे क्वेश्चन, इफ द स्पीड ऑफ लाइट in glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second, then calculate the refractive index of glass। given है आपके पास BA इक्वल्स टू 3 into 10 to the power 8 meter per second, मीन्स BA मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे NG इक्वल्स टू BA ओवर BG। BA कितना है, 3 into 10 to the power 8, BG कितना है आपका वेलोसिटी इन ग्लास यानी स्पीड इन ग्लास, 2 into 10 to the power 8, ये कट गया, कितनी आ गई आपकी 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितनी आ गई 1.5। तो यहां से एक और नई चीज निकल के आ गई, इसी को अपन लोग बोल देते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मींस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर, the refractive index of any medium with respect to air is called absolute refractive index of that medium। बात क्लियर हो गई होगी, यानी कि किसी भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हम उसी मीडियम की एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं हम उसको। ठीक है, चलिएगा एक और क्वेश्चन है, यहां से आपके पास समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, एकेडमिक में भी पूछा जा सकता है और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। मीन्स क्या है क्वेश्चन आपका, दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, इज 2.42। दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट।
थोड़ा और बढ़ा सकता है आपको, तो वो ये भी बोल सकता है आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इन द रिलेशन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। बात क्लियर हो गई होगी। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा आप लोग, समझने की कोशिश कीजिए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। लगाइए दिमाग। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ, आंसर देखिए यहाँ से रिलेट करते हैं इसको, इस चीज़ से रिलेट करते हैं। यहाँ पर क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास था, यहाँ से रिलेटेड कर देते हैं हम इसको। तो यहाँ पर अगर हम लिखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, तो हम क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ठीक है, तो क्या होगा, तो हम बोल देंगे इसी रिलेशन से अगर मैं बोल दूँ तो मैं इसको बोल दिया एन डी मीन्स डायमंड, बी ए ओवर बी जी वो बी डी डायमंड। तो यहाँ से बी डी कितना हो जाएगा आपका, बी ए ओवर एन डी मीन्स ये वाला एन डी कहाँ आएगा आपका, डिवाइड होकर। इतना तो मैथ भाई पढ़ा होगा आपने, इतने वीक नहीं हो गए। एन डी नीचे आएगा, बी डी इधर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, तो द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इज दैट, द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट is that the speed of light in diamond, the speed of light in diamond is 1 by 2.42 is speed of light in diamond is 1 by 2.42 times 1 by 2.42 times that the speed of light in air और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम को हम सेम मान के चलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मान के चलते हैं अपन लोग 3 × 10⁸ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर या वैक्यूम कितनी मानते हैं, 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है, द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इज दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1/2.42 टाइम्स दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम। बात आपके यहाँ तक क्लियर हो गई होगी बेटा। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन का कुछ इंट्रोडक्शन था। कल अपन लोग बात करेंगे ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन की। कोई भी बॉल या कोई सिक्का या कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी वाटर से भरी हुई बास्केट में या टंकी में गिरता है तो वो ऊपर क्यों नज़र आता है, या उसकी जो पेंसिल हम लोग डालते हैं ना, पेंसिल जैसे पानी में डालते हैं तो उसका पार्ट या जो पेंसिल है वो टेढ़ी क्यों नज़र आती है। तो ये सब बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को ठीक ढंग से देखिएगा, बिकॉज ये इंट्रोडक्शन है, और जब किसी का इंट्रोडक्शन ही ख़राब हो जाएगा तो आप उस चैप्टर की आगे की क्या बात करेंगे। तो जरा इसको वीडियो को देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप टॉपिक को पहली बार पढ़ रहे हैं तो वीडियो को 2 बार देखिए, और अगर आप टॉपिक पढ़ चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि आप मुझसे आगे चल रहे होंगे, मीन्स जो मैं बता रहा हूँगा उससे आप आगे चलने होंगे, क्योंकि आपको क्लियर होता हुआ जा रहा होगा। लैंग्वेज बहुत सिंपल रखते हैं अपन लोग। ठीक है, वीडियो देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, खुश रहिए हमेशा।